बाजारों पर डाल लेते हैं नजर और यहाँ पर कमजोरी का रुख बरकरार है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश जो होती दिख रही है वो बहुत ज्यादा कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। 5400 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिन बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए बड़े चैलेंजिंग रहे, जहाँ एक और रुपए की कमजोरी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में आता हुआ नहीं दिख रहा है और एफआईज की तरफ से पैसा बाहर ले जाने की तैयारी। इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये कि बाजार का भविष्य आगे क्या होगा। इसी पर हमने ये खास सीरीज शुरू की है क्रिस्टल बॉल, और आज हमारे साथ देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस सिक्योरिटीज के चेयरमैन और सीईओ रसेश शाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रसेश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। है गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या वाकई में सिचुएशन और ज्यादा खराब है जितनी आंकड़ों में दिख रही है, और ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिक हालात बदतर दिख रहे हैं, और अगले एक साल तक किसी तरह के इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद करना गलत होगा? आई थिंक स्ट्रेस तो है, क्योंकि एक तो ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, और ये जो रिसेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, लिक्विडिटी टाइटनिंग जो हो गई है, आई थिंक उसकी जो इफेक्ट इकोनॉमी पे आ रही है वो अभी स्लोली पैन आउट हो रही है। बैंक्स पे उसका असर आ रहा है, कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट कॉस्ट पे आएगा असर, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। तो आई थिंक इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है, और वो भी हमें जो मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, करेंसी मार्केट है, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। तो रशीश, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से फिर किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद करना एक बहुत ही फ्यूटाइल अटेम्प्ट रहेगा मार्केट पर, जिस तरह का आप एनवायरनमेंट पोस्ट कर रहे हैं? ये जो अभी स्लो डाउन हो रहा है, ये स्लोली मार्केट प्राइस में आ रहा है। एक चीज अच्छी है कि अभी भी ओवरऑल इक्विटी में सेलिंग बहुत जोर से नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत जोर की सेलिंग नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है, बिकॉज आई थिंक धीरे धीरे ये जो स्लो डाउन है ये भी प्राइस इन हो गई है, लेकिन अभी ऑप्टिमिज्म कम है। तो जब भी ऑप्टिमिज्म आएगी उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी साइडवेज ही रहना चाहिए, क्योंकि इतनी जोर से सेलिंग में नहीं है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसा कहा कि हालात काफी खराब है और करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में आना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। और इस बीच में एक जो बड़ा डेवलपमेंट कल देर शाम होता हुआ दिखा, फूड सिक्योरिटी बिल को लोकसभा ने पास किया। क्या ये एक और नेगेटिव संकेत देगा, खासतौर से विदेशी निवेशकों के लिहाज से, जो कि हिंदुस्तान में पैसा लगाने के पहले यहाँ के वित्तीय हालात और हमारी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं? आई थिंक ओवरऑल ये तो थोड़ा प्राइस इन हो गया था, क्योंकि ये जो फूड सिक्योरिटी बिल है ये आने वाला है, इसकी ऑर्डिनेंस भी हो गई थी पास। तो आई थिंक ये मोस्टली प्राइस इन इसकी जो इफेक्टिव हो गई थी। ये आई थिंक कुछ तो कंसर्न है फिस्कल डेफिसिट के है, लेकिन आई थिंक द लार्जर कंसर्न अभी करंट अकाउंट डेफिसिट की है और रुपी की है और इंटरेस्ट रेट की है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर अभी हर किसी का फोकस है। करंट अकाउंट गैप में भी अभी जो गवर्नमेंट ने एक्शंस ली है, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज की है काफ़ी चीज़ों पर, हमारा भी एस्टिमेट है कि एक दो क्वार्टर में करंट अकाउंट गैप तो कम हो जाएगा, ये 65 से 75 बिलियन के बीच में आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में भी आ सकता है। अगर यूएस इकोनॉमी अच्छी रही तो हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होंगे, तो ये सब होने से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो करंट अकाउंट, लेकिन इसके लिए एक दो क्वार्टर निकल जाएंगे, तो एक दो क्वार्टर के लिए अभी इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि थिंग्स विल नॉट गेट वर्स। लेकिन करंट अकाउंट पे थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ सकता है। इवन इन्फ्लेशन अभी थोड़ा कंट्रोल में है, फूड प्रोडक्शन अच्छा रहेगा इस साल, तो थोड़े थोड़े अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो अच्छी बातें हैं इनको अनफोल्ड होते होते और एक दो क्वार्टर निकल जाएंगे। जी रशीश, एक और बड़ा मुद्दा इस वक्त बाजार में जो चर्चा का बना हुआ है वो एनएससीएल के संकट को लेकर है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि चूंकि आपका एनएससीएल के इस पूरे एक्सचेंज में किसी तरह का कोई एक्सपोजर नहीं है और आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे हैं, शायद इसी वजह से बचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से एक्सचेंज के यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने का एक जो खतरा दिख रहा है, और जिस तरह से आगे इस मामले से इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने की पूरी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या कुछ बेहतर तरीका हो सकता है जिससे कि इन्वेस्टर्स के पैसे बचाए जा सके और इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए?
सी ये जो आई थिंक एफएमसी के एफर्ट से काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत क्विकली कंट्रोल लिया है। जो भी जो भी असेस करना है, जो भी एग्जामिन करना है, वो उन्होंने एकदम क्विकली किया हुआ है। तो ये सब अच्छी बात है। ये तो हादसा हो गया और ये इंडिया में काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी कहा है, इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल है, उनको इन्वेस्ट करना है। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, अभी भी प्रोडक्ट्स कम है, अभी भी इनोवेशन बहुत कम है और इसी की वजह से जो अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज है उसमें काफ़ी कैपिटल इन्वेस्ट हो जाती है। और हमें यही करना है कि इतनी अच्छी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा जो इन्वेस्ट करे ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है अंडर दी रेगुलेटरी अम्ब्रेला उसमें आने चाहिए। और ये है जो अभी रिसेंटली श्रद्धा हुआ, ये सब यही दिखाता है कि इन्वेस्टर्स के पास फंड्स तो है लेकिन हाउ टू इन्वेस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रशीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और उसके बाद फोकस करेंगे रुपए की चाल पर और साथ ही बाजार पर आपकी राय पर भी। एडलवाइस सिक्योरिटीज के चेयरमैन और सीईओ रशीश शाह हमारे साथ हैं इस वक्त। रशीश, एक और बड़ा सवाल एफआईएस के व्यूज को लेकर है, क्योंकि एक और जहां दुनिया भर में QE3 खत्म होने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हिंदुस्तान से एफआईएस पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपके सारे एफआईएस से काफी कॉन्टैक्ट्स हैं और लगातार उनके मूड के बारे में आपको एक जानकारी मिलती है। क्या सोच है हिंदुस्तान के बारे में और क्या आपको लगता है कि ये आउटफ्लो जो हो रहा है हमारे मार्केट से, ये और एफआईएस की सेलिंग बढ़ने वाली है? क्या संकेत मिल रहे हैं? नहीं, ओवरऑल अगर इक्विटी मार्केट में एफआईआई की सेलिंग इतनी जोर से है नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स है, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड्स और इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड फंड्स, इसमें काफ़ी रिडम्पशंस हो रहे हैं। जो लॉट ऑफ यूएस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट की थी इमर्जिंग मार्केट फंड्स में, तो लास्ट 3 मंथ्स में इमर्जिंग मार्केट फंड से बहुत आउटफ्लो हो गया है इक्विटी और बॉन्ड दोनों में, और इसका असर इंडिया पे आ रहा है। इंडिया इज नॉट द ओनली इमर्जिंग मार्केट, हर इमर्जिंग मार्केट में इसी का स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि ये जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटी बॉन्ड फंड्स थे उसके जो अभी आउटफ्लो स्टार्ट हुए उसकी असर आई थिंक हर किसी के ऊपर आ रही है। हर इमर्जिंग मार्केट की करेंसी स्ट्रेस में है, हर इमर्जिंग मार्केट की इक्विटी मार्केट पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है। तो ये एफआईआईस ने कुछ इंडिया स्पेसिफिक कुछ व्यू लिया नहीं है, ये उनके जो आउटफ्लोज हो रहे हैं, ये जो ETFs के आउटफ्लो हो रहे हैं, ये जो उसी की इम्पैक्ट अभी आ रही है। लेकिन मिस्टर शाह, फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप पहले भी कह रहे थे कि बाजार शायद एक साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा क्योंकि एक एक्सट्रीम नेगेटिव कॉल लोग नहीं ले रहे हैं। आप अपने निवेशकों से जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, सेक्टोरली या फिर स्टॉक वाइज? आई थिंक अगला 1-2 क्वार्टर काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, काफ़ी कंसर्नदायक है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि अभी जो इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, लिक्विडिटी बहुत क्रंच है, इसकी स्लोली जो इकोनॉमी पे अनफोल्ड हो रही है या इसकी इम्पैक्ट आएगी। और ये जब इम्पैक्ट आ रही है उस टाइम पे ये काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो हमें तो इन्वेस्टर को एक ही एडवाइस है कि अपनी जो कैपिटल सेफ रखे, कोई डिसेंट यील्ड अगर आता है तो उसमें रखे जहाँ कैपिटल रिस्क ना हो, और 1-2 क्वार्टर के बाद ही जो आपके इक्विटी एलोकेशन होते हैं वो होते हैं, उसमें आप आ सकते हैं वापस। अभी 1 साल के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, 10% आपको 1 साल का मिल रहा है। तो हमारी तो काफ़ी एडवाइस है इन्वेस्टर्स को कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए जो अगले 6 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए आपकी कैपिटल सेफ रखिए, और आपकी कैपिटल के पे ऊपर अगर एक अच्छा यील्ड आता है तो आई थिंक उसी में रही है। और दिसंबर जैन के बाद ये सब रीवैल्यूएट खड़ी है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो QE की टेपरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होगा। एक बार सब अगर आ जाएगा प्राइस में, उसी के बाद इन्वेस्टर्स को वापस रिस्क एसेट्स में आना चाहिए। जी, जब आप फिलहाल रिस्की एसेट से दूर रहने की राय दे रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं इस वक्त आपको कौन सी एसेट क्लास, कौन से प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन दिखते हैं जहां पर पैसा लगाना चाहिए? ये जो इंटरेस्ट रेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने 1 साल के, जो छोटा ड्यूरेशन वाले
इंस्ट्रूमेंट्स है, आई थिंक उसी में अच्छा रहेगा। तो 6 महीना 1 साल के लिए अगर अच्छे बैंक के बॉन्ड्स है, बैंक के सीडीज है, बैंक के डिपॉजिट्स है, कि कोई एफएमपीज अच्छे हैं जो म्यूचुअल फंड से आ रहे हैं, आई थिंक उसी में अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए। तो आई थिंक द नेक्स्ट सेफ्टी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अभी। रशेष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज़ के लिए आज वक्त निकाल कर क्रिस्टल बॉल में हमारे लिए बाजार पर और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच कमज़ोर शुरुआत करने के बाद 5400 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्रेशर सेंसेक्स और निफ्टी और दिग्गज शेयरों में लगातार बरकरार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग कैसी रहती है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange.